क्यों? अच्छा, व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग? टॉपिक लिखो इनसाइडर ट्रेडिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग का, क्योंकि इनसाइडर, हाँ इनसाइडर, इनसाइडर ट्रेडिंग में जितना घपलाबाजी होता है ना, सब इनसाइडर ट्रेडिंग से ही होता है। घपला घपला, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली एक घपला ही है। फ्रॉड फ्रॉड, हाँ फ्रॉड नहीं है ये, मतलब क्या Scam? बोलते हैं, स्कैम स्कैम भी नहीं है, तो नहीं। घपला तो फिर वही हुआ। घपला मतलब मैं अपने प्रॉफिट के लिए या अपने कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने प्रॉफिट के लिए। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, हम ये टॉपिक बता रही हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ सिक्योरिटी इन अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बाय इंडिविजुअल who have access to non-public material information about the company. This practice is considered illegal in most financial markets because it undermines the fairness and integrity of the market. अब ये इंसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझो। शेयर मार्केट है, एक कंपनी है लाइक ONGC, ITC, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है। एवरीवन हैव एक्सेस टू दैट मार्केट, मैं भी खरीद सकती हूँ, तुम भी खरीद सक रहे हो। अब मार्केट में जो प्राइस इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, ये दाम में खरीदना है, ये दाम में बेचना है, ऐसे तो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। मैं भी खरीद सकती हूँ, तुम भी खरीद सकते हो। बट इन गजब, बैठे बैठे घड़ी कैसे खुल गया तेरा? पागल है, खुल जाता है। सब तुम लोग के संग होता है। चलो मैं जहाँ थी वापस आ जाऊँ। अब मैं जो मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है, मैं भी कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो। अब हम लोग को क्या दिख रहा है भाई, जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है ऊपर नीचे, वही तो देखकर हम खरीदेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, कंपनी के कुछ चीफ ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑफिसर्स मैनेजमेंट में जो होते हैं, जिनको अंदर का कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। अब वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, हो सकता है कि हमें पता है कि मार्केट में दाम जो है बढ़ने वाला है, ONGC का मुझे पता है अंदर से कि ONGC के शेयर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। मैं अंदर में CEO हूँ या मैं कोई एग्जीक्यूटिव हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैंने क्या किया, दाम बढ़ने वाला है इसलिए मैंने बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए। अब डेफिनेटली मुझे उसका फ़ायदा मिल जाएगा, नेक्स्ट डे तो दाम बढ़ गया तो मैं बेच सकती हूँ, या वट एवर आई कैन डू, मुझे तो फ़ायदा मिल जाएगा ना। ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो सबके पास बराबर होना चाहिए। हमको ज़्यादा तुमको कम, ऐसा नहीं। नॉर्मल फेयरनेस के बारे में ही तो बात हो रहा है ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में वही फेयरनेस ही तो नहीं होता है। तुम तो अनएक्सेस जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि क्या बोलते हैं प्रैक्टिस, দুদিন পর যেটা পাবলিক জানতে হবে ওটা আগে থেকে জেনে গেছো, হ্যাঁ আগে থেকে জেনে গেছো, অ্যান্ড ইউ আর ইউজিং ইট অলসো। তুমি তো জানতেই পারবে, বিকজ ইউ আর এন এক্সিকিউটিভ অর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এমপ্লয়িজ, তুমি তো জানতে পারবে এনিও, বিকজ দিস আর কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন। বাট ইউ আর নট সাপোজ টু ইউজ দ্যাট, তুমি তো এটা ইউজ করার তোমার নেই, ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট রাইট টু ইউজ ইট। তোমার তো রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে তুমি ওটা রাখবে, মেনটেন করবে। ইউ নিড টু মেনটেন দ্য কনফিডেন্সিয়ালিটি। দিস ইজ হোয়াট কোড অফ কন্ডাক্ট সেজ অর বিজনেস এথিক্স সেজ। বাট এটা আমি ইউজ করে নিজে প্রফিটটা কামিয়ে নিচ্ছি, দ্যাট ইজ নট ফেয়ার। ওটাই হচ্ছে ইনসাইডার ট্রেডিং, অ্যান্ড দিস প্র্যাকটিস ইজ কনসিডার্ড ইলিগাল ইন মোস্ট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট। আমাদের এখানেও ওটা ইলিগাল, ঠিক আছে। কি পয়েন্টস অ্যাবাউট ইনসাইডার ট্রেডিং? মেটেরিয়াল 5 মার্কসের আসলে কি পয়েন্টসগুলো অ্যাড করব বলছি, ম্যাটেরিয়াল কি পয়েন্টসটা পুরো অ্যাড করবে। কি পয়েন্টস অ্যাবাউট ইনসাইডার ট্রেডিং ইনক্লুড ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন। ইনসাইডার ট্রেডিং টিপিক্যালি ইনভলভস ট্রেডিং বেসড অন ম্যাটেরিয়াল, মানে হোয়াট এভার ইজ ম্যাটেরিয়াল। দেখো ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন, এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ডাজ ইট মিন? দোজ ইনফরমেশন উইচ হ্যাভ গট সাম ইমপ্লিকেশন, ওটা আমার কাজে লাগতে পারে, দেন ओनली इट इज़ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज इट इज़ इमटेरियल टू मी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसका। मुझे मेरे डिसीजन में इम्पैक्ट करेगा तब तो वो मेरे लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज इट इज़ इमटेरियल, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन। नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन दैट इज पोटेंशियल टू अफेक्ट द कंपनीज स्टॉक प्राइस। मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन दैट अ रीजनेबल इन्वेस्टर वुड कंसिडर इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जो एक इन्वेस्टर को जिसकी ज़रूरत होगी वो इन्फॉर्मेशन मेरे डिसीजन में इम्पैक्ट करेगा, तब वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन। फाइन। इनसाइडर्स जो प्रिविलेज्ड है भाई, जो अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, वो इनसाइडर्स होगा। इलीगल नेचर क्या होगा, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन is illegal because it gives those who possess the information an unfair advantage. तो ये illegal है। Regulatory enforcement,
रेगुलेटरी बॉडीज सच एज यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इंडिया में हमारा सेबी गाइडलाइन जो है इसको कंट्रोल करता है, राइट। पेनल्टीज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग कैन इंक्लूड फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड सिविल लॉ सूट्स। हमारे यहाँ पर सेबी है, फिर कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज का, ये सारे हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं। टिप्पर एंड टीपी, इनसाइडर ट्रेडिंग कैन इन्वॉल्व अ टिप्पर एंड टीपी। टिप्पर इज द टिप्पर जो है, ये पापा लोग बोलते थे ये टर्म टिप्पर, टिप्पर मैम क्या होता वो है? टिप देता है, ये खरीद लो, वो बेच लो, वो अंदर की इन्फॉर्मेशन इधर उधर लीक करता है, ठीक है। टीपी जो इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, अभी ये बहुत कम हो गया है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हो सकता एक्चुअली, ये है, सब कुछ ही है, अभी भी है, यूज कर रहे हैं, बट कम यूज नहीं, कम नहीं, मतलब ऐसे यूज कर रहे कि वो दिखता नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाइट वॉश कर देते हैं, हो तो रहा है सब कुछ ही। ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशंस ऑफन हिंज ऑन द ब्रेच ऑफ अ ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ना किसी कंपनी की, तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स ओवर ड्यूटी टू देयर शेयर होल्डर्स नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। ये भी एक ड्यूटी है भाई, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इस कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होना चाहिए, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन आर डिजाइन to ensure a level playing field for all investors and to maintain public confidence in the fairness and integrity of financial market. तो ये जो insider trading का regulation, those are very important. Fine. Next question, what is meant by corporate governance? अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, corporate governance क्या है? जब business ethics की बात कर रहे हैं ना, तो corporate governance अपने आप ही आएगा, क्योंकि business में ethics को use करना, क्यों करना है business में ethics? कॉरपोरेट को गवर्न करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, मैनेजमेंट कैसे चलेगी, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उसमें कंपनी का कोई एक मालिक तो होता नहीं है। पब्लिक कंपनी में एक मालिक तो है नहीं। पब्लिक कंपनी में क्या है, पैसे बाहर, अरे पब्लिक के लग रहे हैं, पब्लिक इतना पैसा दे रही है, गवर्नमेंट इतना फंड दे रहा है, लोन इतना हो रहा है, जो वहाँ पर है दे आर नॉट एक्चुअली द ओनर्स, रियल ओनर, they are only the executive responsible managers, they are responsible, they are just taking the responsibility of managing those fund, ठीक है ना, वो तो मालिक नहीं है। मैं अगर सीईओ हूँ एक कंपनी का, डायरेक्टर हूँ एक पब्लिक कंपनी का, तो मैं नौकरी में हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तुम लोग का पैसा को ठीक से यूटिलाइज करके बिजनेस करूँ और तुम लोग को रिटर्न दूँ। अब ये मैं ठीक से करूँगी कि नहीं करूँगी, इसके लिए गवर्नेंस, कॉर्पोरेट तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको कैसे रन करना है, ये पूरी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें बताती है पूरा। जैसे मैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता रही थी, ये गाइडलाइंस है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या सही करेंगे क्या गलत, वो इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए था, तुम्हारे बिहेवियर के लिए, मेरे बिहेवियर, तो ये गवर्नेंस है पूरी कंपनी के लिए है, ठीक है ना, छोटे मोटे के लिए नहीं। 2 मिनट रुको, मेरा कॉफ़ी ठंडा हो गया, हर बार ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। Corporate governance refers to the system of rules, practices, processes and structures by which a company is directed, controlled and managed. तो corporate governance क्या हो गया, पूरी तरह से rules बता रहा है, पूरा रूल्स प्रैक्टिसेस, किस तरीके से स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मैंने कंपनी कैसे चलनी है, पूरा पूरी ओवरऑल, उसके अंदर ही कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस एथिक्स सब घुस जाता है। इट इनकम्पासेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द कंपनी। कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें ये भी बता रहा है, वहाँ पे पूरे ना गाइडलाइंस लिखी होती है हमारे स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स के संग, मैनेजमेंट के संग, हमारे कस्टमर्स के संग, एम्प्लॉयज़ के संग, फाइनेंसर्स के संग, गवर्नमेंट के संग, कम्युनिटी एट लार्ज, सबके संग कैसा रिलेशन होना चाहिए, राइट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, fairness and transparency of a company's actions and decision with the goal of protecting the interest of stakeholders. Fine. Key elements and principles of government corporate governance include board of directors. सबसे पहला हो गया board of directors. board of directors पहला लेयर है ना, पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक, इतने सारे लोगों का पैसा लगा है, इतने सारे लोगों का पैसा को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड कंप्राइज होता है जिसको अपने बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
जिनका ज़्यादा पैसा लगा है, ज़्यादा शेयर्स लगे हैं, तो उन लोग रिस्पॉन्सिबल 8, 10, 20 लोग का बोर्ड फॉर्म होता है, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही तो आता है ना CEO, CMD जो भी सिलेक्ट किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द गवर्नेंस बॉडीज हु सेट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि बेस्ट कंपनी के लिए क्या हो, ठीक है। The board of directors is a central component of corporate governance. It is responsible for overseeing the company's management, setting strategic objectives, and ensuring that the company operates in the best interests of its shareholder. Fine. Shareholders' rights. Corporate governance emphasizes the protection of shareholders' rights, including the right to participate in important decisions, vote on key matters, and receive transparent and timely information. Fine. Ethical conduct. Companies are expected to uphold high ethical standard in their business practices. Right? Transparency. Companies are encouraged to provide accurate and timely information. Transparency होनी चाहिए. Accountability. Corporate governance emphasizes the importance of holding individuals and entities accountable for their action. Right? कि भाई जो भी काम आप करो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट. बहुत तरह का रिस्क रहता है बिजनेस में. फाइनेंशियल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, कंप्लायंस एंड रेपुटेशन रिस्क, वो सारी चीज़ को मैनेज करना. स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस एंड लीगल फ्रेमवर्क के आगे भी पढ़े वही है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस between the interest of different stakeholders and ensuring the long-term success, sustainability and ethical conduct of a company. Right? Good corporate governance practices contribute to building trust in the business community and financial markets. Many countries and regulatory bodies have established guidelines and codes of conduct to encourage companies to adopt strong corporate governance practices. Right? Next कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेंटोलॉजिकल एथिक्स. डेंटोलॉजिकल एथिक्स जो है ये भी टर्म आता है. जैसे वर्च्यू एथिक्स हमने पढ़ा था, वैसे डेंटोलॉजिकल एथिक्स भी एक कॉन्सेप्ट है. डेंटोलॉजिकल एथिक्स इज अ मॉरल फिलोसॉफी दैट फोकसेस ऑन द इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शंस rather than consequences of those action or the character of the person performing them. अब ये जो जैसे वर्च्यू एथिक्स में क्या था, हम लोग कैसा कैरेक्टर है, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे. डेंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है, ये मॉरल फिलोसॉफी है, नॉर्मल सी बात है, दैट फोकसेस ऑन द इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शंस. आपने जो एक्शन लिया उसका इनहेरेंट नेचर कैसा है. जैसे कोई एक्शन हम लेते हैं उसका इनहेरेंट नेचर ही रिस्की हो जाता है. किसी में रिस्क इन्वॉल्व है, किसी में कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री. तो दिस फोकसेस ऑन द इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शंस rather than consequences of those action. यहाँ पर consequences पे अपने फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शंस के ऊपर, कि अपने जो एक्शन ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है. डिफरेंट टाइप का नेचर हो. जो काम कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने में कुछ रिस्क है नहीं है, तो नॉर्मल एक एक्ट है, इसमें कोई मॉरल एथिकल कुछ है ही नहीं इन्वॉल्व. हाँ, इसमें भी एथिक्स होता है, नो डाउट. मैं सही से पढ़ा रही हूँ, गलत पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, इसमें भी हो सकता है. चलो, तो डेंटोलॉजिकल एथिक्स इज अ मॉरल फिलोसॉफी दैट फोकसेस ऑन द इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शंस rather than the consequences of those action or the character of the person performing them. मतलब यहाँ पर कैरेक्टर को लेकर हमको झमेला नहीं करना, एक्शन का जो रिजल्ट है उस पर ध्यान नहीं देना. एक्शन जो हम कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, उसका इनहेरेंट नेचर पे अपने फोकस करें. इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज ड्यूटी बेस्ड और रूल बेस्ड ethics. Rule based. In deontological ethics, certain actions are considered morally right or wrong based on whether they adhere to a set of universal principles or rule. There are some universal principles or rule. चोरी करना गलत है, ये सब कोई बोलेगा. This is universally accepted. कोई नहीं बोलेगा नहीं चोरी करना तो सही है. So यहाँ पर डेंटोलॉजिकल एथिक्स में भी डिवाइड कर दिया गया काम को कि ये सही है, ये गलत है. So these are inherent nature of the action that we are performing. की फीचर्स ऑफ डेंटोलॉजिकल एथिक्स, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. यहाँ पर मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर क्या रूल्स है, रेगुलेशन लागू होते हैं. यूनिवर्सल प्रिंसिपल, डेंटोलॉजिकल थ्योरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर है. ठीक है भाई, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, झूठ बोलना गलत है तो गलत है. अगर मैं बोली कि नहीं मुझे उसमें जान बचानी थी किसी लिए झूठ बोला, झूठ तो झूठ ही है, दैट इज यूनिवर्सली झूठ.
ठीक है ना. एब्सोल्यूट मोरालिटी. डेंटोलॉजिकल एथिक्स टेंड्स टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ absolute morality, asserting that some action are inherently right or wrong regardless of the consequence. कुछ एक्शन पूरी तरह से गलत है या सही है रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंस. आपका कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो, आपने गलत तरीके से ही ये काम किया, वो गलत ही मानेंगे हम उसको. हम बोलते हैं ना कि बाई हुक और बाई क्रूक यू शुड अचीव योर रिजल्ट, बट डेंटोलॉजिकल एथिक्स इस चीज नहीं मानता है. ये बोलता है जो सही है, गलत है गलत. Immanuel Kant's categorical imperative, one of the most influential formulation of deontological ethics, comes from the philosopher Immanuel Kant. He introduced the concept of categorical imperative, which states that individuals should act according to maxim that they would will to be universal laws. इमैनुअल कैंट ने इसको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के रूप में कहा. थ्योरी है ये डेंटोलॉजिकल का, पास्ट जो थ्योरी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जो बता रहा है कि हर इंडिविजुअल को दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिम दैट दे वुड विल टू बी यूनिवर्सल लॉ. मतलब जो चीज़ यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग है हम उसको ही करेंगे, उसको ही मानेंगे. जो सही है, जो गलत है गलत है. ठीक है, बोले तो चोरी करना सब गलत है, कोई भी बोल नहीं सकता कि नहीं चोरी करना तो सही है. राइट्स एंड जस्टिस. Deontological ethics often involve consideration of rights and justice. Individuals are seen as having certain inherent rights, and action that violate these rights are considered morally wrong. हर इंसान का कुछ ना कुछ राइट्स होता है. अगर मैं कोई भी एक्शन ऐसा कर रही हूँ जिससे तुम्हारे राइट्स को नुकसान पहुँच रहा है तो वो गलत है. ठीक है. इंटेंट मैटर्स. Deontological theories typically place significant importance on the intent behind action. मेरा इंटेंशन क्या है. An action may be considered morally right if the intention is to adhere to a moral principle, even if the consequences are unfavorable. मेरा इंटेंशन सही था, मैं सही काम ही करने जाए थे, हो सकता है उसका एक्शन गलत हो गया. ठीक है. रूल गाइडेड बिहेवियर. डेंटोलॉजिकल एथिक्स कॉन्ट्रास्ट विद कंसिक्वेंटलिस्ट और टेलियोलॉजिकल एथिकल थ्योरी. अब जो टेलियोलॉजिकल एथिकल थ्योरीज है या कंसिक्वेंटलिस्ट है, उन लोग तो डेफिनेटली कंसिक्वेंसेस पे फोकस कर रहे हैं. यहाँ पे तो कंसिक्वेंस पे फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो यूनिवर्सलिटी के ऊपर फोकस हो रहा है. क्या सही है क्या गलत है. सच इज यूटिलिटरिज्म विच इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द आउटकम्स, while deontological ethics offers a clear and rule-based approach to morality. Critics argue that it may sometimes lead to rigid and inflexible ethical judgment. हो ही सकता है क्योंकि रूल बेस्ड है ना, जब भी कोई चीज़ रूल बेस्ड होता है थोड़ा रिजिडिटी उसमें आ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विजल ब्लोइंग. सीटी बजाना. विजल ब्लोइंग क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे गलत काम हो रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत होती है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला तो कोई होना चाहिए, उसको बोलते हैं विजल ब्लोअर. एंड द एक्ट इज कॉल्ड विजल ब्लोइंग. सबको जानकारी देना. विजल ब्लोइंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल, unethical or fraudulent activities within an organization to individuals or entities that have the power to take corrective action. नॉर्मली अभी हॉटलाइन नंबर भी होता है विजल ब्लोइंग का, तो कोई आदमी कि भाई यहाँ पे ये गलत हो रहा है, वो हॉटलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है बिना अपना नाम बताए, क्योंकि अब नाम बताने से पकड़ा भी जा सकता है, उसको मारे पीटे कोई कुछ भी कर सकता है. तो इसलिए ये विजल ब्लोइंग कि कहीं पर भी कुछ इलीगल या जो रूल्स के अगेंस्ट हो रहा है काम वो बताते हैं, वो होता है विजल ब्लोइंग. और जो आदमी बता रहा है उसको बोलते हैं विजल ब्लोअर. एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टिपिकली क्या हमें पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस. यही तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. राइट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ट्रेडिशनल गोल ऑफ मेनी बिजनेस, particularly those operating within a capitalist economic system. इसका एडवांटेज क्या है. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी. अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो सस्टेन कैसे करेंगे. शेयर होल्डर को वैल्यू जनरेट करने देना है. तुम्हारा पैसा हम यूज़ कर रहे हैं तो तुमको तो हमको वैल्यू जनरेट करके देना होगा ना, तो शेयर होल्डर को वैल्यू जनरेट करके देना. इनोवेशन एंड रिसर्च, क्योंकि जब मुझे प्रॉफिटेबल होना है विल ट्राई टू वर्क ऑन विथ मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन. राइट. जॉब क्रिएशन. जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट अर्न करने का उतना ज़्यादा हम जॉब भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली ये भी होगा ना. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलाउज बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजीज. कॉम्पिटिशन.
वेल्थ क्रिएशन, जितना हम प्रॉफिट करेंगे उतना मेरा वेल्थ क्रिएट होगा, और वेल्थ सिर्फ मेरा क्रिएट नहीं होगा, पूरी सोसाइटी का क्रिएट होगा। जॉब क्रिएशन मेरा नहीं होगा, मेरे पूरे सोसाइटी में होगा। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है? एक हो गया एथिकल कंसर्न्स। कभी कभी हम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एथिकल चीज़ों को भूल जाते हैं, सिर्फ फोकस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप एडवांटेजेस बता रहे हैं ना। डिसएडवांटेज में आ गई मैं, एथिकल कंसर्न डिसएडवांटेज में आ गया ना, क्योंकि अल्टीमेटली एथिकली तो अपने सोचे कि भाई वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल। कि जब से प्रॉफिट मोटिव पे ध्यान दोगे तो वहाँ पे एथिकल कंसर्न तो आएगा ही ना, कि अपने सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैसे भी करके बाई हुक और क्रूक आई नीड टू अर्न प्रॉफिट, वहाँ पे एथिकल कंसर्न आ सकता है। शॉर्ट टर्मिज्म मतलब क्या? मेरा एक शॉर्ट टर्म मायोपिया हो गया, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे हमारा फोकस है, लॉन्ग टर्म पे हम नहीं देख रहे हैं कि वेदर वी कैन सस्टेन इन द एनवायरमेंट और नॉट। प्रॉफिट कमाना है, भले समाज को गोली मारो, इन्वायरमेंट को गोली मारो, ये सब शॉर्ट टर्मिज्म है, शॉर्ट टर्म पे फोकस है। सोशल इनइक्वालिटी कैन कम। मेरे पास बहुत पैसा हो रहा है, अब कोई गरीब है तो गरीब ही होते जा रहा है, तो ये एक तरह का सोशल इनइक्वालिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉफिट कमाना छोड़ दूंगा, ऐसा बात नहीं है। प्रॉफिट कमाना है इंक्लूडिंग CSR को ध्यान में रखते हुए, और बाकी सभी चीज़ों को। इसलिए ट्रिपल बॉटम लाइन का इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस है। ट्रिपल बॉटम लाइन से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आ सकता है ट्रिपल बॉटम लाइन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फोकस हो जाते हैं ना, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भूल ही जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय मोरल, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन, कभी कभी कंपनी अगर सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करती है ना, तो एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आउटसाइड डायरेक्टर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म डिसएडवांटेज में शॉर्ट टर्म एक पॉइंट हो सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही हूँ तो मैं तो सब चीज़ के बारे में सोचूंगी, कैसे मेरा स्टूडेंट्स आगे भी बढ़े, और उसको, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पर हैं जो ना सिर्फ मार्केटिंग पे बहुत फोकस करते हैं, पढ़ाना वढ़ाना या और स्टडी मटेरियल सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज करवाते हैं ऐसे, तो वो क्या करें, शॉर्ट टर्म पे फोकस करें, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव सोच रहे हैं। वो अगर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो वो सोचेंगे मैं सबसे अच्छा फैकल्टी कैसे दूँ स्टूडेंट को मैं कैसे बनाऊँ। अभी मुझे थोड़ा कम पैसा भी आए चलेगा, लेकिन जब स्टूडेंट मेरा बन जाएगा, वो ब्रांड तैयार हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा रिटर्न अपने आप आएगा। समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आउटसाइड डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफाई कर दिया पूरे अच्छे से कितने हमारे आउटसाइड डायरेक्टर्स होंगे, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, कितने वुमेन डायरेक्टर्स होंगे, माइनॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे, सब चीज़ों के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया गया। तो ये जो आउटसाइड डायरेक्टर्स हैं, डेफिनेटली कंपनी के बाहर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन होगा, एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो कोई माथा पच्ची नहीं है, और जो मन रखो, क्योंकि वहाँ पे मेरा पैसा लगा है, प्राइवेट पैसा लगा, जो मन चाहे कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी में जहाँ पे पब्लिक के पैसे लगे हैं, वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है। सो इसी वजह से जो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट विल बी गाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट बताएगी। तो वहाँ पे एक आउटसाइड डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। आउटसाइड डायरेक्टर्स बोलो, एक्सटर्नल डायरेक्टर्स बोलो, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलो, ये कंपनी के अंदर से नहीं होते, जो डेली कंपनी को मैनेज करे ऐसे नहीं, ये बाहर के होते हैं, राइट। Unlike inside directors who may be executives or employees of the company, outside directors are independent and typically bring an objective external perspective to the board. अब क्या होता है, जब हम रोज कोई चीज़ को कर रहे होते हैं ना, तो हमें कभी कभी उस सिचुएशन में हम रहते हैं तो हम देख नहीं पाते बहुत सारे। अब बाहर से कोई आ रहा है ना, सीधा सा बात है, तुम ऊपर से कोई चीज़ को देखो तो तुम अंदर का चीज़ पूरे अच्छे से ऊपर से देख पा रहे हो, बट मैं यहीं पर हूँ ना, तो मैं इधर की चीज़ नहीं देख पाऊंगी अच्छे से। तुम्हारा ऊपर से एक अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है, पर मैं तो उसी में इन्वॉल्व हूँ डे टू डे ऑपरेशन में, तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देख पाऊंगी। इसीलिए एक्सटर्नल डायरेक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तो एक बात है। सेकेंड चीज़ ये भी होता है, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका अपना पर्सनल बायसनेस नहीं होती, या बोल सकते हो कि उनका पर्सनल एक मोटिव जो होता है, बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो नहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो कंपनी के बारे में सोचेंगे। हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, मेरा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि मैं तो इसमें इन्वॉल्व हूँ, कहाँ से पैसा आएगा, ये करो होगा। बट मैं जब बाहर से हूँ, मुझे पता है मैं
मुझे रेम्यूनरेशन मिलेगा इस काम का, तो मैं उस काम को एकदम अच्छे से करूँगी, अपना इंटरेस्ट उस पर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलो, बिजनेस एथिक्स आज इतना ही रहने देते हैं।